नमस्कार। नमस्कार। मैंने एक पंच लाइन रखा है, अपने को समझिए, अपनों को समझिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि लोग अपने को नहीं समझ पाते और दूसरों को भी नहीं समझ पाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपने जान ली तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा है। तो मेरे बा हमने काम में काफ़ी सालों से बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, पेरेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी ऐसा एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 20 साल का लड़का है, कोई गेस्ट आता है तो घर पे चला जाता है रूम पे अपने, बाहर बैठता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? कोई पेरेंट्स की इच्छा नहीं होती कि मेरा बच्चा खूनी है, किसी का रेप करे या किसी का खराब करे, फिर भी लाखों बच्चे जेल में हैं। तो ऐसा तो दुनिया का कोई पेरेंट्स नहीं है। क्या मेरे साथ ऐसा होगा कि ऐसा कराएँगे? तो पेरेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ चूक जाते हैं। तो काफ़ी हमने सर्वे किया कि आदमी कहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, 1 डिग्री का रहता है। जब नाव चलती है तो 1 डिग्री घूम जाता है, तो अमेरिका के बदले अफ़गान पहुँच जाता है आदमी। तो यही चीज़ पेरेंट्स के साथ भी होती है कि स्टार्टिंग में 1 डिग्री आप मिस कर गए, तो 15 साल, 20 साल, 25 साल को बाद तो आपके हाथ में स्टीयरिंग होने वाला ही नहीं है। तो फिर मैंने कि ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए कि पेरेंट्स को भी मालूम पड़े कि मेरे को ये डिग्री पे ही फ़ॉलो करना है और बच्चा भी खुद उसको पढ़ सके कि हाँ भाई, मेरे को ये डिग्री में फ़ॉलो करना है। तो 20-25 साल के बाद जो आपको चाहिए बच्चा कि मेरा संतान ऐसा होगा, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो पहली डिग्री में खराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आपका। फिर हम लोग ने क्या किया कि मैंने उम्र का डिवीज़न कर दिया कि एवरेज 60 साल की उम्र इंसान जीता है, तो 1 से 15 की जो उम्र है, वो तो बच्चे के हाथ में नहीं रहता है, वो पेरेंट्स के हाथ में स्टीयरिंग रहता है। 15 से 30 की जो उम्र है, वो लर्निंग पीरियड है। 15 से 30 में आप जितने भी लर्न करे किया होगा, चाहे स्टडीज़ हो या कुछ भी आपके करियर संबंधी, और 30 से 45 ये जो एज है, उसमें आदमी देता है। उसके पास सब लोग लेते हैं। उसका करियर सेट करना पड़ता है, उसका फ्यूचर सेट करना पड़ता है, फिर बीच में ब्रेकअप आ जाता है, पति-पत्नी का डिवोर्स हो जाता है। तो 30 की 45 की जो उम्र है उसमें सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता है और उसी टाइम पे बच्चा बड़ा होता है। तो आदमी बिज़नेस सँभालेगा कि बच्चे को सँभालेगा। तो ज़्यादातर जो चीज़ बच्चे को चाहिए वो पेरेंट्स नहीं दे पाता है। क्योंकि 30 की 45 की उम्र में ऐसा है कि अपने को लगता है कि हाँ, मेरा खुद का घर होना चाहिए, मेरी कार होनी चाहिए, मेरे को सिंगापुर घूमने को जाना है, तो अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे कि बच्चे पे ध्यान देंगे। तो ये जो इम्बैलेंस परिस्थिति है, उसी की वजह से सब गड़बड़ होती है पेरेंट्स के अंदर या संतान के अंदर। तो यहाँ में एक आसान तरीका मैंने डेवलप किया है कि कोर वैल्यूज़ आपको कब सिखाना है, स्पिरिचुअलिटी कब लेना है आपको बच्चों को। तो 1 से 4 तरह की उम्र में एक सिलेबस है, फिर 5 और 6 के दूसरा सिलेबस है, 6 और 7 का दूसरा सिलेबस है और 9 का 10 का इस तो इसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे समझाऊँगा कि आपको किस तरह बच्चे को ट्रेन करना है। तो शुरू से अगर ध्यान रखेंगे, पहली डिग्री पे आपका ध्यान रहेगा, तो आपको जहाँ टारगेट पूरा करना है वो कर सकते हैं आप। तो हाँ, चालू करूँ पिताजी? ठीक है। हाँ, हाँ। बहुत बहुत आनंद होगा। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, स्वामी जी, हाँ। श्योर, श्योर। हाँ, मेरी पूरी लाइफ़ में प्रमुख स्वामी महाराज का काफ़ी रोल रहा है।
मतलब बचपन से लेके अभी तक एक रोल मॉडल हम बोल सकते हैं कि वो एक ऐसे इंसान थे कि कोई सिंगल कमेंट नहीं किसी पॉलिटिक्स के ऊपर या कोई गलत स्टेटमेंट नहीं, कि कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइफ। दूसरी एक चीज़ उनकी मेरे को अच्छी लगती थी कि क्विक डिसीजन उनके पास था। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब 2001 में भूकंप आया था कच्छ के अंदर, तो सब सिस्टम तो मंदिर में चालू हो गई थी, जैसे उसी थे कि कोई भी सिस्टम खराब होती है तो मंदिर वाले रसोई बनाना ही बनाना। तो प्रमुख स्वामी महाराज रोज रात को रिपोर्टिंग लेते थे कि भाई आज क्या पोजीशन है, क्या है। तो उन्होंने बोला कि अभी हमने भंडारा चालू कर दिया, लोग आते हैं खाते हैं। फिर उसने बोला कि जो बड़े घर के लोग हैं, जो बड़ी पोस्ट वाले, उनको संकोच होता है, वो नहीं आ आते मंदिर में, कि हमको पैसा भी नहीं, मकान भी नहीं है, और खाएंगे कैसे। तो जो वहाँ के व्यवस्थापक थे उन्होंने बोला कि ऐसे जो लोग हैं उनके लिए हम टिफिन पूछवा देते कि उनको शर्म नहीं लगे आने में। तो स्वामी जी बोला ठीक है। तो फिर जो बुजुर्ग लोग हैं जो आ नहीं पाते चल के मंदिर तक, तो उसके लिए क्या करते आप। तो उस टाइम स्वामी जी ने और जो व्यवस्था उन्होंने पर कि वहाँ से जो आते हैं उनके घर से वो सामान लेके आता है टिफिन वगैरह, तो वो लेके जाते हैं, फिर लोग साथ में मिलके खाते हैं। तो प्रमुख स्वामी को और संतोष ने, तो उन्हें आप देते हैं कैसे उसको, कि हम लोग पूछते हैं आपको कितने लोग का चाहिए, 3 लोग का, 5 लाख का, वो हिसाब से हम देते हैं। तो प्रमुख स्वामी कहते हैं कि पूछना नहीं चाहिए, आपको पूछना है खराब सिस्टम है। तो व्यवस्था बोलता है कि हम आपके जैसे महात्मा थोड़े कि मालूम पड़ जाएगा हमको कि हाँ भैया अभी आया है 4 दिन का रखाएगा, तो कि कैसे करें। तो स्वामी जी ने बोला कि जब तक बस ना के स्टॉप, तब तक आपको देते रहना है। आपको क्या मालूम है वो कितना कौन खाता है, उसका संकोच है, चाहिए 10 आदमी का, बोलेगा 2 आदमी का दो। तो ये जो मातृ भावना एक माँ सोच सकती है अपने बच्चे के लिए, कि एक्सट्रीम लेवल का जो संत बोलता है, जैसे दुर्लभ का नहीं नथी मफत में मरता है ना, मूल चुकववा पड़ता साधु ने। तो ये जो विचार भावना स्वामी जी की थी, वो बड़ी अहमियत वाली थी, मतलब हृदय स्पर्शी बात थी। फिर दूसरी चीज है, वो इस टाइम पे फेब में ठंड की शुरुआत हो गई थी। एक और प्रश्न छोटा बता देता हूँ मैं। तो कंबल दे रहे थे सबको, तो जो व्यवस्था ऐसी बनाई थी कि एक आदमी एक ही कंबल लेके जा रहा है। तो रिपोर्टिंग ले रहे थे स्वामी जी की, स्वामी जी हमने ऐसे सिस्टम डेवलप की कि मिस यूज नहीं करे कि कंबल लेके जा रहे। तो स्वामी जी आप कहाँ सोते हो, कि हमारे लिए तो तब टेंट बने हुए हैं, हम टेंट में सो जाते हैं। तो कहे ठीक है, आप आज बाहर सो जाना रात को। तो गुरु आज्ञा। तो व्यवस्था था, फिर रात को बाहर सो गए, तो उनको 2-3 कंबल लगे। फिर दूसरे दिन स्वामी जी ने पूछा अब क्या है, कि नहीं अब जिसको जितना चाहिए उतना दे रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिस्टम प्रमुख स्वामी महाराज के थे। हाँ, लोग क्यों मांगते हैं, एक है तुमको पूरा करने के लिए थोड़ी बिठाया है, तुमको तो देने के लिए बिठाया है। देना आपका कर्तव्य, पूरा करना आपका थोड़ी, पूरा तो ऊपर वाला करता है। ऐसा है। तो ये तो स्वामी जी की विशेषताएं थी। यस, सही बात, अपने पे बीती है तभी मालूम पड़ता है। उसका बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एस्ट्रोलॉजी क्या है, हॉरोस्कोप किसको बोलते हैं। तो हॉरोस्कोप की डेफिनेशन ऐसी है कि आपने जो कर्म किए है, उसका ये जन्म में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अथवा तो क्या चीज मिलेगी, क्या है, वो पूरी स्क्रिप्ट है, बायोग्राफी सीट है। उसमें लिखा है कि आपका लव मैरिज होगा कि नहीं होगा, आप 12th में फेल होगा कि नहीं होगे, आप भाग के शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी संतान कैसी होगी, और वो स्क्रिप्ट आप खुद ने स्वयं लिखी है। फर्क इतना है कि हम लोग ने स्टडी किया तो हम पढ़ सकते हैं। जैसे E/mc² जो फिजिक्स पढ़ा है उसी को मालूम पड़ता है ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। तो वही चीज़ हॉरोस्कोप के अंदर भी लिखी रहती है कि आपका ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा, कि आपको कब शादी करनी चाहिए, अथवा तो आपको फॉरेन स्टडी करना है कि नहीं करना चाहिए, अथवा तो कौन सा करियर सिलेक्ट, वो सब स्क्रिप्टेड हॉरोस्कोप में। हम खाली पढ़ के बता सकते हैं कि भाई आप ये रास्ते पे चले जाओ,
तो आपको मंजिल नजदीक है। अच्छा, तो उसी के हिसाब से हमने मर्ज किया है। जो पेरेंट्स आते हैं उनको हम 1-1.5 घंटे का पूरा कंसल्टेशन देते हैं कि पहले वो बच्चे का हॉरोस्कोप देखते हैं, उसके हिसाब से क्या प्लस क्या माइनस है उसका, तो पहले से प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने काफ़ी बच्चों को बोला है कि आप बच्चे 12th में ध्यान रखना फेल होंगे, तो दूसरा प्लान भी तैयार रखो कि अगर पास नहीं होते हैं तो कम परसेंटेज आता है, तो लोगों के पास बैकअप प्लान नहीं होता है, फिर क्या करते हैं सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाता है, या पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बच्चों पे। तो कंसल्ट नहीं करने से कि भाई आप तैयार रहो कि अगर ये बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छा बैकअप क्या उसके लिए, ये कंसल्ट करते हैं। फिर प्रोग्रामिंग करके देते हैं कि आपके बच्चे को आपको थ्रू आउट अच्छा बैलेंस करवाना है, तो ये उम्र में ये चीज़ उसको आनी चाहिए। अगर ये आप उम्र स्किप हो गई तो ट्रेनिंग कैसी है मीता जी, कि आप 12 बजे का खाना रात को दोपहर को 2-3 बजे खाओ, 4 बजे खाओ, तो उसका स्वाद नहीं आता है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वही चीज़ बच्चों के साथ में अगर वो उम्र आप चूक गए, स्किप कर गए, तो फिर बाद में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर आप 20 साल के बच्चे को कितना भी बोला हो कि बेटे गेस्ट है, अंकल है, आओ बैठो करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो स्किप कर गया। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी मैं से एग्जांपल देना चाहूँगा आपको किस तरह का हमने प्रोग्राम किया हुआ है, तो आपको थोड़ा जो ऑडियंस है उसको भी समझ में आएगा। पहले 1 से 4 स्टैंडर्ड लिया है, तो 1 से 4 स्टैंडर्ड में जो बच्चा रहता है उसको आपको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए? तो सबसे पहले तो उसको कि अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको रिस्पेक्ट बोलो कि जो जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्याम बोलो, जो भी बच्चे आते हैं गेस्ट में। तो अभी तो बच्चे लोग को डांस करवाता है, पोएम बुलवाता है, तो वो तो ठीक है, बरोबर स्किल्ड है उसकी, मगर वो गोल नहीं है। तो स्पिरिचुअल बचपन से आती है, बाद में नहीं आती है। तो ये बेसिक संस्कार शुरू होता है। फिर अगर चौथे साल में बच्चा अगर आप घर पे है नहीं है, आप बोलते हैं कि जा बेटे पानी लेके आ, तो उसको मालूम है कि गर्म पानी पिलाना चाहिए कि सादा पानी पिलाना चाहिए, वो 1 से 4 के बच्चों को मालूम रहना चाहिए। दूसरा आता है कि स्कूल से आता है तो खुद की बैग खुद लेके जावे, सामान सेट कर दे, सब 1 से 4 के बच्चों के काम है। वो कर सकते हैं आराम से कि हाँ मेरी माँ मेरी किताब है, ये मेरा लंच बॉक्स है, मेरे को लेके जाना है, मेरी वाटर बैग है, मैं खुद भर लूंगा। तो ये सब 1 से 4 में आपको कृषि को ट्रेंड देना है। दूसरी चीज आती है, हाँ दूसरी चीज आती है कि मम्मी को रिस्पेक्ट देके बुला है। ज्यादातर हमने बच्चे देखा है कि मम्मी तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तेरे को अक्ल नहीं है, मतलब बचपन से उसको ट्रेनिंग है कि मम्मी को तू करके बुलाना है। ये तो सबसे बड़ी गलत चीज है कि जो माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता दूसरे को कैसे देगा। तो ये चीज भी उसको सेट करवानी है कि पहले से मम्मी को रिस्पेक्ट दे। 1 से 4 में ही कर सकते, बाद में नहीं कर सकते आप। अगर 1 से 4 में मम्मी को आप कहकर नहीं बुला सकता है तो बाद में तू के ऊपर आ जाएगा ऐसा। दूसरी चीज आती है कि स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही डेवलप कर लेनी चाहिए। तो अभी से जो बच्चे हैं उसको मंदिर लेके जाना, या कुत्ते को खिलाना, कौवों को खिलाना, गाय को खिलाना, ये सब बेसिक वैल्यूज जो है वो बच्चे बचपन से ट्रेनिंग है कि बेटे को ये तो तेरे को करना ही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कुछ पेरेंट्स में देखा है कि जो नहीं इतनी छोटी उम्र में क्या करवाना जरूरी है, मगर अभी नहीं करवाते। जैसे बच्चे सुसाइड करते हैं 9वें द्रोण में, 8वें द्रोण में, तो उसकी स्पिरिचुअलिटी कम रहती है, क्योंकि डिप्रेशन तो लाइफ में आने वाला है। मैंने एक एनालिसिस ऐसा किया मिता जी कि गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है आदमी की।
ये बैलेंस करना ज़रूरी है, उसके अंदर बाद में आऊँगा मैं। पर गुरु जैसे गुरु कुंडली का देखा हॉरोस्कोप में, तो गुरु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाता है, तो फैमिली नहीं रहता, दिन भर मंदिर में जाना, सत्संग में रहना। और वही शुक्र स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्लब में जाना, पब में जाना, फैमिली को ध्यान नहीं देना। तो ये दोनों को बैलेंस करवाना ज़रूरी है, तो उसका स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होता है कि अभी जो वैल्यूज़ डालेंगे आप, वो बाद में अपने आप डेवलप होंगे, ऐसा है। फिर बाहर निकलने के टाइम चाहे तो खुद का रुमाल लेके जावे, तो ये भी एक्सएसआर के अंदर कपड़े सही करके पहन के जावे। दूसरी एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है हेल्थ वाइज कि 1 से 4 के बच्चों को दूध ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि कुछ खाता नहीं तो दूध पे चढ़ा देता है, और जो कम उम्र के बच्चों को बड़े-बड़े चश्मे आ जाते हैं, उसमें ये दूध का अहम भूमिका है। तो जो आपके बच्चों की आँखें कमज़ोर है, जो उसको अभी से बचपन से ही चश्मे आ गए, तो दूध को थोड़ा ब्रेकअप करो। दूध का पीने का समय रात का है आयुर्वेद के हिसाब से। सुबह में आप बच्चों के लिए जूस निकालो या फ्रूट अपना शेक बना के दो, तो पौष्टिक चीज़ उसको मिलेगी। ये तो 3 टाइम दूध पे रहते बच्चे, माँ को भी अच्छा है, बच्चों को भी अच्छा है, कोई मगजमारी नहीं होती है। तो ये चीज़ बच्चों को ध्यान रखनी है कि 1 से 4 बच्चे जितना जूस पिएँगे, सूप पिएँगे, उसकी हेल्थ वाइज़ अच्छी है। दूध पिलाओ मगर रात को पिलाओ सोने के टाइम पे, तो कम से कम उसको नंबर सही होंगे। फिर और आती है कि बच्चों की याद शक्ति बढ़ाने के लिए शंखपुष्पीय, ज्योतिषमतीय, ब्राह्मी, ऐसी आयुर्वेदिक सिरप पिलानी चाहिए बच्चों को। तो अभी से उसका जो मेगस है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये कुछ आयुर्वेदिक बातें बताई थी। तीसरी बात और समझने वाली है कि बीमारी 1 से 4 की उम्र के बच्चों को रहती है, कफ की बीमारी ज़्यादा होती है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से बीमारियों ने डिवीज़न कर लिया है, बाल अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो बच्चों को कफ की बीमारी होती है, और जो युवा अवस्था में आता है 15 से के बाद, तो उसको पित्त हो जाता है, एसिडिटी होना, गर्मी होना, और 45 के बाद वायु की बीमारी हो जाती है कि यहाँ वायु हो गया, वहाँ हो गया। तो जो बच्चे हैं उनको रोज़ के 2 मरी के दाने खिला देने चाहिए आपको। फिर भले कितना भी चॉकलेट खावे, आइसक्रीम खाए, कभी प्रॉब्लम नहीं आती, कभी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो जैसे कोलगेट करते, नहाते, ऐसे ही 2 मरी के दाने हैं, उसको 1 से 4 के दौरान के अंदर हैबिट पाड़ देनी चाहिए। ये 1 से 4 का हो गया। अब इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकता है कि ये नहीं समझ में आता है। आपको कुछ भी पूछना हो मिता जी फिर? हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो उसके लिए हॉरोस्कोप काम आता है। ज़्यादातर कुंडली में सूर्य राहु साथ में रहता है, चंद्र राहु साथ में रहता है, तो सूक्ष्म जगत की तकलीफ ये रहती है बच्चों के साथ। तो जो प्रेतात्मा रहता है या कोई पूर्वज रहता है, आइडियल रहता है, वो बच्चे को आने नहीं देगा। वो कन्या राशि के प्रभाव में आता है, तो भी ऐसा होता है कि जब राहु और सूर्य की युति हो जाती है, तो सूक्ष्म जगत की मतलब कोई प्रेतात्मा संबंधी उसको तकलीफ है, तो आपके साथ मजबूरी में आएगा और बाहर खड़ा रहेगा कि नहीं, आप जाओ, मैं इधर खड़ा हूँ। तो ये चीज़ हॉरोस्कोप से ठीक हो सकती है कि एक्चुअल हॉरोस्कोप में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए बचपन से हॉरोस्कोप चेक करा लेने से कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा है मंदिर, कोई आत्मा उसको रोक रही है। हाँ, 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 दूसरा में नहीं, वही तो है। हाँ, वहाँ जाएँगे। वही पूर्वजों वाली समस्या होती है।
हाँ, फिर फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड लेते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स में जो बच्चे रहते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसको आउटडोर गेम्स डेवलप करवानी चाहिए बच्चों को फिफ्थ और सिक्स में। और बच्चा घर पे खेल रहा है तो बड़ा दिक्कत वाला है कि भाई तू नीचे जा, थोड़ा मार खा क्या, थोड़ा दो थप्पड़ मार क्या तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा गिरेगा, चोट लगेगी, तो ये सब फिफ्थ सिक्स में उसको करवाना चाहिए। फिर उसमें बेसिक वैल्यूज आता है। फिफ्थ सिक्स के अंदर मैंने देखा है कि मुंह में पेन डालते रहते बच्चे, फिर खाने के समय पे जात जात की आवाज निकालते हैं, फिर दोनों हाथ से खाते हैं, कभी दो रोटी का ऐसा चीरा किया और खाने लगे। एक रोटी का दो ही पार्ट करते हैं, कोई बच्चे चार पार्ट करते हैं। वो पेरेंट्स केयर नहीं करते कि तू क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, आराम से खा। तो ये चीज उसको दिखानी है। दूसरी चीज आती है कि उसको रिसर्च के लिए बोलना है कि तो ये रिसर्च कर, ये रिसर्च कर, अथवा तो ये स्पोर्ट्स डेवलप कर। सही। दूसरा पांच और सिक्स में एक चीज मैंने कि अपनी मातृभाषा सिखानी चाहिए। कि ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो खुद की मातृभाषा उसको सिखानी जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ गुजरात के अंदर बच्चे, गुजरात की बस चली जाती है फिर भी उसको मालूम नहीं पड़ता कि हमारे गांव की बस जा रही है। और पढ़ा लिखा है तो पूछेगा नहीं कि भाई ये बस कहाँ मिलेगी मेरे को, अहमदाबाद वाले। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। क्योंकि कम से कम तेरे को बेसिक तो उसको पढ़ना आना चाहिए कि तो जो गांव में, जो शहर में रहता है उसकी भाषा तो सीख ले। तो ये फिफ्थ सिक्स में आपका वोकेशन रहता है, उसमें आप सिखा सकते हैं। सही। फिर किसी के घर जाते हैं तो उसको काम में मदद करवानी चाहिए। जैसे मामा के घर पे गए, फूफा के घर पे गए, फुआ के घर, तो वहां पे उसको उसे कि तू थोड़ा बेटे काम करना सीख ले, थोड़ी हेल्प करवाना सीख ले मामी को। ऐसा नहीं कि सब बच्चे आ गए अभी कहाँ से पूरा होगा, कहाँ से काम करेंगे। दूसरा चीज बेसिक संस्कार तो बहुत सारे है। कि जैसे बच्चे मैंने देखा फ्रिज में से पानी पीते तो बोतल आधी छोड़ देता है। तो ये भी एक कोर वैल्यूज में आता है कि तूने पानी पिए, बोतल आधी हो गई, ठीक है, भर के रख, तेरी जवाबदारी है, क्योंकि पीछे वाला जो आएगा उसको पास पानी नहीं होगा। तो ऐसी काफी सारी हम कंसल्टिंग में देते हैं उसके अंदर बच्चों को। तो ये फिफ्थ सिक्स की हो गई। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज आती है अपना सेवन्थ और एट्थ के अंदर। तो उस टाइम पे बच्चों को ड्रेसिंग डेवलप होती है कि आपको ड्रेसिंग कैसे करनी है, कपड़ा कैसा पहनना है, ऑब्जर्वेशन कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगता है, ये कहाँ जाता है। कि दूसरा चीज आती है सब सातवें और आठवें में बच्चों को कैरियर सिलेक्ट करने की, कि तेरे को बड़ा होके क्या बनना है। ज्यादातर पेरेंट्स टेंथ ट्वेल्थ के बाद आता है, तो ये तो काफी पीछे की वाली बात हो गई। अगर एट्थ में बच्चा तय कर लेता है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, तो हिसाब से वो एफर्ट करेगा, उस हिसाब से टेंथ में उसके परसेंटेज आएंगे। और पेरेंट्स भी क्या है कि मैंने ज्यादातर पेरेंट्स को देखा है कि तेरी जो मर्जी हो कर, तेरी जो इच्छा हो हम कराएंगे। अभी 45 साल की उम्र में आपको नहीं मालूम है कौन सा करियर उसको सिलेक्ट करना, तो 15 साल की उम्र में बच्चा कैसे तय कर पाएगा? ऐसा है। इसके हम कंसल्ट देते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट करियर। बच्चों के लिए स्पेशल कैटेगरी हमने अलग कर दी है कि उसमें तो मालूम है कि भाई किस तरह हम उसको तय करेंगे, किस तरह आगे बढ़ाएंगे। कि उसको आपको भी आपके खुद के बिजनेस में जोड़ना है, उसको अलग से सर्विस करवाना है, या आपका कोई रिश्तेदार का अच्छा सेटअप है उसको वहाँ सेट करना है। तो सब एथ स्टैंडर्ड से उसको नक्की करवाते हैं हम लोग कि किस तरह उसको आगे डेवलप करवाना चाहिए। फिर दूसरा चीज आती है कि गेस्ट के साथ बिठाना चाहिए। सेवन्थ एथ का बच्चा अगर कोई गेस्ट आता है, रिश्तेदार आता है, कि बेटे बैठो, पूछो अंकल से कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। वो ज्यादा नहीं बैठेगा, 5-10 मिनट बैठेगा, मगर वो उतना भी बिठाना जरूरी है आपको। उतना बिठाएंगे तो आगे जाके फिर वो सोशल मेंटेन करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैंने देखे कि लॉनली फील करता है, फिर वो दिन भर मोबाइल में खेलते रहे, कंप्यूटर में गेम खेलते रहता है,
तो सोशल नहीं हो पाता है, ये चीज़ रहती है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है या कोई टीवी सीरियल में आ रहा है, तो वो भी आपको एक तय करना है कि उसको कितने आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब स्पोर्ट्स, कैरियर, डांस इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है, 0.1% है। तो पेरेंट्स यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इतना प्रमोशन कर देते हैं कि बच्चा फिर आगे कुछ पढ़ता नहीं। और मैंने ऐसे काफ़ी सारे एक्टर देखे हैं कि 2-3 रोल अच्छे मिलते हैं, बाद में रोल नहीं मिलता है, तो और कुछ काम भी नहीं कर सकते। और लोग पूछते हैं कि आजकल टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है, टीवी पे क्यों नहीं रहा है? तो जो एक्ट्रेस लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, उसमें भी एक अहम भूमिका कि क्या जवाब देंगे कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, ऐसा सब होता है। तो ये चीज़ भी आपको तय करनी है कि भाई कौन-सा करियर सिलेक्ट करना है, गेस्ट के साथ कैसे रहना है, ये चीज़ आपको डेवलप करनी है। अभी 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए लेते हैं। हाँ जी। हुँ, हुँ। उसके अंदर हम 3 कैटेगरी डिवाइड किए बच्चों के लिए करियर सिलेक्शन के लिए। पहले तो बच्चे को समझना है कि वो कितना मैच्योर है, कितना बोल्ड है, लोगों के साथ मिलता है, नहीं मिलता है, जुनून वाला है, नहीं है, कि शांत प्रकृति का है, स्टेबल है, कि स्थिर माइंड का है। कुछ बच्चे उम्र से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, 2-3 साल आगे चलते हैं और कुछ बच्चे इनमें 2-3 साल पीछे चलते हैं। उम्र होती है 14 साल, बिहेव करते हैं 12 साल के बच्चे का। तो पहले उसको समझते हैं। फिर दूसरी करियर सिलेक्शन में उनके पेरेंट्स को समझना पड़ता है कि पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि मैं बोलूँगा कि आप पायलट बन जाओ, तो उसको टिका के वहाँ पे पायलट कहाँ बनेगा? तो एक चीज़ समझनी। फिर पेरेंट्स का खुद का बिज़नेस सेटअप है बड़ा और एक ही संतान है, तो वो अगर वो दूसरी लाइन लेते हैं वो भी प्रॉब्लम है, फिर बाद में सेटअप कौन सँभालेगा? तो ये चीज़ समझते हैं। तीसरी चीज़ समझते हैं मार्केट को क्या है, कि मैं अभी जो मैकेनिकल करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्कोप बहुत कम है। 8,000 10,000 पगार गुजरात में देते हैं। तो मार्केट को समझना। तो 3 चीज़ें समझ के करियर गोल करते हैं कि भई आपको आपका ये बिज़नेस है अथवा तो आप सर्विस वाले हो, तो आपको बच्चे को सर्विस या फिर कुछ रेफ़रेंस भी देते हैं कि भई इस हिसाब से आप आगे बढ़ो, या उनको टास्क देते हैं हम लोग 8th स्टैंडर्ड में आते हैं तो। सुनाई देता है सबको? कि अगर आपको ये लाइन आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो आप पहले उन लोग को मिल के आओ, 5 लोग 10 लोगों को, कि किस तरह वो लोग ने स्टडी किए और किस तरह वो कामयाब बने हैं। तब जाके उनको गोल डिसाइड करवाते हैं हम लोग। मिनट।
હા અમિતાબેન સંભળાય છે? આવી જાઓ. ઓકે. આપણું નેટ ધીમું થઈ ગયું છે. હેલો. હા હા 9th અને 10th માટેનું છે. તો 9th અને 10th ની અંદર પરિસ્થિતિ કેવી થાય કે કેટલો પ્રોગ્રેસ કરાવવો છે, કેટલી સ્ટડી કરાવી છે, એ તમારે બાળકોને નક્કી કરાવવું પડે. પછી मोटी स्टडी करवी से बड़ा स्टडी करना है तो एजुकेशन लोन कहाँ से लेना है, किस तरह टारगेट उसको पूरा करना है, पेरेंट्स की फाइनेंशियल परिस्थिति कैसी है, अगर अब्रॉड जाना है तो किस उम्र में जाना है, कौन से साधन है, वो सब 9th-10th में डिसाइड करवाना पड़ता है. दूसरी चीज आती है कि ये उम्र जो ऐसी है कि प्रेम में पड़ता है, एक दूसरे को ढूंढते रहिए, पसंद करते रहिए. तो 9th-10th के बच्चे को मैंने देखा है कि अभी से अफेयर चालू हो जाता है. मैंने ऐसे बच्चों को भी कंसल्ट किया कि उसकी और जो फ्रेंड रहता है तो दोनों 10th में डिसाइड करते हैं हम लोग बेंगलोर चले जाएंगे, लिव इन में रहेंगे. तो जब पेरेंट्स को मालूम ही नहीं रहता है कि अरे हम लोग तो यहाँ लेट रहे हैं, ये लोग यहीं से प्लानिंग बना रहे हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा होशियार हो गया है, अकेला रहने का बोल रहा है. और जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो समझ में आता है कि अरे ये तो बच्चा किसी के साथ पिड़ा हुआ है. तो अभी रिसेंटली मेरा एक ऐसा केस बना, मेरे को याद है कि एक लड़का था 10th में, तो बोला कि भैया मैं आगे कौन सी लाइन लूँ. बोला तेरी गर्लफ्रेंड ने क्या डिसाइड किया है. तो बोला आपको मालूम है. हाँ ये तो बता रहा है कुंडली आपका है कि हम दोनों तो बेंगलोर जाने की सोच रहे हैं, लिव इन में रहेंगे. बोला आपके तो फिजिकल भी चालू है रिलेशन, ये क्या हो तो 8th स्टैंडर्ड से ही चालू थे. तो अभी के जो बच्चे इतने फॉरवर्ड हो गए तो पेरेंट्स को ऐसे चौकन्ना रहना चाहिए कि भाई किस तरह करियर उसको डिसाइड करेंगे. दूसरा चीज मैंने ऐसा देखा है कि कुछ पेरेंट्स फॉरवर्ड बनने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरे को जो पसंद है मैंने तो छूट लेके रखा है कि मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तेरे को जो पसंद है. बाद में फिर वो ऐसी चीज उठा के लेके आता है, ना आप उसको हाँ बोल सकते ना ना बोल सकते हैं. तो ऐसा पेरेंट्स को फॉरवर्ड भी नहीं बनना चाहिए कि भाई तू जो भी हो रहा है एक बार बता देना कभी ये लड़की ये लड़का है, तो हम लोग सोचेंगे क्या करना है आगे, फिर तुम जो करो. तो ये चीज उसको करनी चाहिए. फिर दूसरा एक सोचा है कि जो अगर 10th में बच्चा लड़का रहता है तो घर पे लेट आता है रात को, तो पेरेंट्स झगड़ा करते रहते हैं कि तू 10 बजे आ जा, 11 साढ़े 11 बजे आ जा, ये टाइम है तेरा आने का, ये है वो है. तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम वाली है क्योंकि मैंने ऐसा भी केस देखे कि ज़्यादातर औरतें शिकायत करती है कि मेरे पति रोमांटिक नहीं है. तो एक पेरेंट्स के हिसाब से हम लोग उसको बच्चे को रोमांस तो नहीं सिखाएंगे, तो उसके दोस्त लोग ही सिखाएंगे. तो रात को लेट तक उसको बिठाता है. तो रात को लेट आवे प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके जो वैल्यूज है कि वो नहीं उसको आप बचपन से सिक्योर किए हैं. पेरेंट्स क्या करते हैं इनसिक्योरिटी फील करते हैं क्योंकि बचपन में जो चीज़ उनको देने की थी वो नहीं दे पाए. तो इसलिए ऐसा सोच रहे कि अभी 10th में लड़का है तो खराब हो जाएगा, खराब संगत लग जाएगी. आप आपका फुटिंग पहले से मजबूत है, फाउंडेशन भले मजबूत है, तो 10th में भले 2 बजे आए 3 बजे आए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी चीज़ है कि 10th में बच्चा ज़्यादा सोता है और वो भी झगड़ा होता है पेरेंट्स के साथ कि दिन भर सोते रहता है, दिन भर सोते रहता है.
तो फिजिकल एक्टिविटी के हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, 14 साल के बाद बच्चे के खुद का कर्म चालू हो जाता है, फिर पेरेंट्स के कर्म काम नहीं करते। तो उस टाइम पे शरीर हॉर्मोन चेंज करता है, तो जो शरीर का विकास होता है वो सोने के लिए डिमांड करता है उसको, कि हाँ मेरे को सोना है। तो जैसे ही बच्चा सोएगा तो ही ग्रो कर पाएगा। तो अगर वो भले 10 घंटा 12 घंटा सोए, उसके साथ आपको नहीं झगड़ना चाहिए। और सोने के बाद अगर बोले कि मम्मी खाना दे दो, कपड़ा दे दो, तो वो दिक्कत वाली बात है कि तू 2 बजे उठ, दोपहर को खा ले और बर्तन धो के सो जा, और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको ऊपर डाल दो, तो अपने आप सही हो जाएगा। तो ये भी बच्चों आप पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है कि 10th में 11th में बच्चे बहुत सोते हैं, सोते ही रहते हैं। आप बोलेंगे दिन भर टीवी देखता है, फिर सो जाता है, उठता नहीं है। बोलेगा रात को 2 बजे तक पबजी खेलता हूँ, 12 बजे उठता हूँ। तो ये सब इश्यूज होते हैं लाइफ में। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर 12th में 9th 10th में बच्चा आ गया है, तो उसका पर्स उसके सामने चेक नहीं, उसकी बैग उसके सामने चेक नहीं करनी चाहिए। तो ये सब इश्यूज आपको आता है। तो अगर आप वो नहीं होता है चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 से 10th का हमने सिलेबस बनाया कि इस तरह आपको, इसमें काफ़ी सारी माइक्रो चीज़ है हमारे, तो फिर कंसल्टिंग लंबा हो, 1.5 घंटे का कंसल्टिंग रहता है हमारा। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए आपको। ऐसा है। अभी आप पूछ सकते हैं, आपको क्या पूछना है, कुछ क्वेरी रहेगा तो। हुँ, हुँ। उसके अंदर एक चीज़ मतलब कि पेरेंट्स डरा देते हैं स्टार्टिंग में बच्चे को, कि तेरे को ये करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो खुद की बात रज़ू नहीं कर सकता है, कि मैं ऐसा बोलूँगा तो डाँट गिरेगी, ऐसा बोलूँगा तो ऐसा करेगा। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, कि भले तू खराब है, गलत है, तो तू ओपिनियन दे अपना। तो उस तरह उसको पहले से ही आपको देखना चाहिए कि वो बोल सकता है। क्योंकि अगर 1 से 8 के अंदर आपने उसको दबा दिया है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स मैंने देखा है 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के अंदर भी। पेरेंट्स को, अगर कोई लड़की है किसी लड़के के साथ बात करती है, कोई लड़का लड़की के साथ बात करता है, तो माँ-बाप पकड़ जाता है कि तेरा क्या लगता है, क्यों पीछे पड़ी है उसके? तो बाद में जो अभी एलजीबीटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, गे के, सेक्सुअल के, वो सब भी ये 7th 8th स्टैंडर्ड में पड़े हुए हैं, कि वहीं से माँ-बाप उसको इतना कंट्रोल कर देता है कि उसकी सेक्सुअल चॉइस खराब हो जाती है पूरी। तो ये चीज़ पेरेंट्स को पहले से ही सँभालनी चाहिए कि किस तरह उसको प्रमोट करें अथवा तो उसको टैकल करें। हाँ, बहुत सारा, बहुत सारा। क्योंकि उसके अंदर भी क्या है कि जो मैं बोला कि 30 की 45 की जो उम्र है, उसमें इश्यूज़ आता ही है। और जो आपका गुरु कमज़ोर है तो आप सहन नहीं कर पाता है, तो बाउंस करता है, या फिर लड़ लेने के मूड में आता है कि चलो माफ़ कर दो, छोड़ दो, ये चीज़ नहीं होती है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। उसका करियर और कैरेक्टर, ये 2 अहम चीज़ें कुंडली के अंदर। अगर कैरेक्टर आपको डाउट लगता है, हाँ, कुंडली के अंदर चांडाल योग है, राहु गुरु साथ में, शुक्र राहु साथ में है, तो लूज़ कैरेक्टर, जैसे गुरु कमज़ोर होगा तो लूज़ कैरेक्टर होना ही होना है उसको। तो ऐसे बच्चे को 7th स्टैंडर्ड के बाद ही उसको गुरुकुल में भेज देना चाहिए। आपको स्पिरिचुअल बेस्ड हॉस्टल है, उसमें भेज देना चाहिए। अगर आप वर्किंग वूमन है, आप फैमिली को ध्यान नहीं देती है, तो भी 7th के बाद बच्चों को घर पे रखना हितावह नहीं है। क्योंकि वहाँ यूनिटी में रहेगा तो सब सब्ज़ी खाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, साफ-सफाई भी करेगा, ये सब चीज़ कर सकता है। वो चीज़ हम बच्चों को नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर आप उसको घर पे रखते हैं 9th-10th में, तो आपको उसको मोबाइल भी देना है, टीवी भी देना है, कंप्यूटर भी देना है, आप कुछ नहीं कर पाते उसके साथ।
हम्म। तो वहाँ कोर वैल्यूज ज्यादा रहता है, भले थोड़ा जबरदस्ती रहता है, आपको तकलीफ भी पड़ती है, मगर बच्चों के भविष्य के लिए भी बच्चों को घर पे रखना ठीक नहीं, क्योंकि पहले जो अपनी परंपरा देखेंगे तो 12 साल के बाद बच्चों को अपनों को भी देते हैं, 12 साल की उम्र में, फिर उसको गुरुकुल भेज देते थे, तो बेटे वहीं पे रहे, वहीं पे ट्रेन हो। और अभी के जो फास्ट फॉरवर्डिंग जमाने में आप बच्चे को घर पे रख के अच्छे संस्कार की अपेक्षा रखते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहाँ कहाँ उसको प्रोटोकॉल देंगे, आप खुद सेफ मोड में नहीं है, तो बच्चे कहाँ सेफ मोड में रहेंगे। उसको नीचे उतरना ही उतरना है, दोस्तों को मिलना ही मिलना है। तो एक परंपरा में अगर वो बच्चा बढ़ जाता है, तो उसका जो टर्निंग पॉइंट है, खराब होने का जो समय है, वो चला जाता है। ऐसा है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड से उसकी शुरुआत होती है, और 8th और 12th के बीच ये 4 साल बच्चों के लिए काफी खराब होते हैं। वो खराब सोबत में भी कर सकता है, किसी के प्रेम में भी पड़ जाता है, उसके फिजिकल रिलेशन भी चालू हो जाते हैं। मैं काफी सारे बच्चों को पहचानता हूँ, 8th स्टैंडर्ड में से फिजिकल रिलेशन में चालू हो गए थे। हाँ वो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। पेरेंट्स के लिए भी हमने लाइफ विथ लाइफ पार्टनर का एक सिलेबस बनाया हुआ है, कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्योंकि मैंने 30 से 45 की उम्र स्ट्रगल वाली रहती है। तो सबसे फिर वही 15 साल आपको अच्छी तरह निकालना है, बाकी 45 के बाद तो समझो जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर जीना ही जीना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और तो 30 से 45 की उम्र जो 15 साल का पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कि उस टाइम पे आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, तो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम रखेंगे कि लाइफ विथ लाइफ पार्टनर कैसे होना चाहिए। ये आप भले परिस्थिति अच्छी ना हो, पर अच्छे से रह सकते हो, ये चीज बड़ी काफी है। ऐसा है। अच्छा प्रश्न है। एस्ट्रोकोस की डेफिनेशन में ऐसी रखी है कि एस्ट्रो मतलब जो ग्रह है, उसकी कोचिंग आप ले लो, कि आप हम कंसल्ट करते हैं तो पहले हॉरोस्कोप रखते हैं, कि भाई इस तरह का हॉरोस्कोप है कि आप दोनों का इतना स्वभाव मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, इतना आपको एडजस्ट करना है, अगर आपका बच्चा ऐसा है तो ऐसा ऐसा आपको रिएक्ट करना है। तो उस तरफ से हम कोच करते हैं पूरा कंसल्टिंग, जैसे हॉरोस्कोप दिखा दो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग कुंडली में नहीं मानते, इसमें नहीं मानते हैं, तो बोला ठीक है कुछ में, मगर आप कंसल्टेशन में मानते हैं, कोचिंग में तो मानते हो। तो इस तरह हम लोगों ने कोचिंग चालू की कि आप कोचिंग ले लो। मैंने पूरे 7 कोर्स तैयार किए हैं, और उसमें से पहले आता है कि प्रोग्रामिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के, बच्चे को कैसे तैयार करते हैं, फिर हाउ टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर, कि अगर 25 साल का लड़का है, उसको पार्टनर कैसे सिलेक्ट करना है वो नहीं मालूम है, तो गलत डिसीजन आता है। फिर तीसरा आता है लाइफ विथ लाइफ पार्टनर, कि शादी के बाद कैसे रहना है। चौथा हमने किया है कि प्री प्रोग्रामिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि आपको अच्छी संतान चाहिए, तो उसका भी प्रोग्राम बनाना पड़ता है, कि मेरे को इस तरह के संतान से तो इस तरह के मेरा बिहेव होना चाहिए, 1 साल मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है तो मेरे को बच्चा ऐसा आएगा। फिर आता है, पांचवा आता है कि कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ, उसके अंदर हम कोर्स करवाते हैं। और दूसरा सातवां आता है बिजनेस पार्टनरशिप। ये 7 कोर्स हम करवाते हैं, 500 रुपये लेते हैं, अगर सातों करते हैं तो 3500 रुपये लेते हैं, सर्टिफिकेट भी देता है। और वो 7 कोर्स करने के बाद
आप कभी पीछे नहीं पड़ते हैं। ना आपको हॉरोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ना वास्तु की ज़रूरत पड़ती है। आपको मालूम है कि यहाँ से नहीं कूदा जाता है, यहाँ से कूदेंगे तो गिर जाते, लगता है। तो इस तरह की कोचिंग हम देते हैं सबको। हाँ, ज़रूर। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए। ईस्ट फेसिंग अच्छा, सबसे अच्छा है वास्तु का। हाँ, दूसरा, पढ़ने के टाइम गर्दन सीधी रखनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे झुक के पढ़ते हैं तो याद शक्ति नहीं चलती। जैसे आप स्ट्रेट रखेंगे गर्दन आपका, तो विचार बंद हो जाएंगे, जो बाहर के विचार तो आप डेडिकेट हो जाएंगे पढ़ाई के अंदर। तो ये चीज़ भी अच्छी है। दूसरा, एक मंत्र हम देते हैं, नरवाण मंत्र बच्चों के लिए। ओ ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे नमः। ये 3 मंत्र शक्ति के। हेम सरस्वती का है, ह्रीम लक्ष्मी जी का है, क्लीम शक्ति का है। 3 मंत्र हम सबको देते हैं। अगर कुछ नहीं कर पाते, 108 माला एक मंत्र की आप कीजिए, तो उससे लक्ष्मी भी आएगी, सरस्वती भी आएगी और शक्ति भी आएगी। तो एक माला उसको हमेशा करवानी चाहिए। नहीं, उनके आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। और अगर आपकी भी संतान है तो आपका जहाँ भी प्रमुख स्वामी महाराज का सत्संग होता है, या कहाँ स्वाध्याय परिवार का होता है, कहा तो बच्चों को स्पिरिचुअल बनाओ। स्पिरिचुअलिटी आने से बच्चे बिगड़ने का चांस कम हो जाता है। कम से कम सुसाइड तो नहीं करेंगे, ना किसी का खून कर देंगे। जो भगवान से डरता है उससे और किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं पेरेंट्स को भी, अगर बच्चे को मंदिर लेके जाते हैं तो बच्चों को बताओ कि बेटे, हम तो तेरे माँ बाप आजकल के, तेरे सच्चे माँ बाप तो भगवान है। यही तेरे को लाइफ टाइम काम आएंगे। भगवान का संबंध LIC जैसा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो आप अभी से बच्चों को भगवान पर जोड़ेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे रखेंगे आपको। ये चीज़ है। ठीक है। और मैं आपको भी खूब शुक्रिया दूंगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और काफ़ी, मेरे को भी काफ़ी इंश्योरेंस से मिलता है कि नहीं, बहुत अच्छा है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात है। और भगवान स्वामीनारायण ने हमको एक शिक्षा पत्र में आज्ञा दी है कि आप जो विद्या पढ़ते हो दूसरों को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि विद्या दान से अच्छा पुण्य मिलता है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप काफ़ी प्रोग्रेस करें, बहुत से लोगों को यहाँ पे जुड़े और सबको ज्ञान बांटें। थैंक यू। अच्छा अच्छा। जय स्वामीनारायण। शुक्र शुक्र।